अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। नाजरीन कराम, जैसा कि आपको पता है कि शुरू से आपकी तैयारियां शुरू कर दी गई है, यानी 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का। तो जैसा कि आपको हमने बताया था, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12 की जो भी उर्दू है उसको आपको इस चैनल के माध्यम से उसकी तैयारी कराई जाएगी। और 2025 के एग्ज़ाम होने वाला जो भी है उसके अंदर आपका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है ना इस तैयारी के माध्यम से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम देखेंगे क्लास 12th का पहला चैप्टर जो है जो हम पढ़ाए थे माक़बल वाले सबक के अंदर, आज उसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उन बच्चों तक शेयर कर दें जिन्हें पता नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से इन तमाम क्लासों की तैयारी शुरू करा दी गई है। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर लिख रखा है नज़ीर अहमद की कहानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह। क्या लिखा रखा हमने? नज़ीर अहमद की कहानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह। उसके बाद देखिए मारूज़ी सवालात मा जवाबात, यानी कि जितने भी सवालात आप तक जो पेश किया जाएंगे ये सब के सब क्या होगा, 1 नंबर का सवाल होगा, ठीक है ना यानी ऑब्जेक्टिव जिसे कह लीजिए वो सवाल और उसके जवाबात होंगे। आ रही बात समझ में? उसी को कहते हैं उर्दू में मारूज़ी सवाल मारूज़ी सवालात मा जवाबात। तो चलिए देखते हैं। पहले नंबर में लिख रखा है हमने कि किसने फ़रतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि फ़रतुल्लाह बेग साहब की, जैसे कि आपने दस्तान पढ़ा है, तो उसके अंदर से सवाल ये उठाया गया कि किसने फ़रतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई। बिस्मिल्लाह कराने का मतलब होता है जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारी शुरुआत किसने कराई थी, तो उसके बारे में या मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के बारे में सवाल किया गया। तो उसके जवाब में जिक्र किया सैयद वलीउल्लाह, यानी कि सैयद वलीउल्लाह साहब जो थे वही मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराए थे, ठीक है ना 2 नंबर सवाल है फ़रतुल्लाह ने किससे कुरान पढ़ी, यानी कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब जो थे वो किससे कुरान पढ़े थे। तो उसके जवाब में जिक्र किया मौलवी कमरुद्दीन से। किससे पढ़े थे बाबू? मौलवी कमरुद्दीन साहब जो थे उनसे इन्होंने कुरान पढ़ना सीखा। उसके बाद कहते हैं तीसरे नंबर में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की सनद कहाँ से हासिल की, ठीक है ना। तीसरा सवाल क्या है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की सनद कहाँ से हासिल की, तो उसके जवाब में जिक्र किया हिंदू कॉलेज से, ठीक है ना। यहीं से ये इंटरमीडिएट की सनद हासिल किए थे मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब अगला सवाल है कि किस सन में मिर्ज़ा ने इंटरमीडिएट पास किया। यहाँ तो है कि किस कॉलेज से इंटरमीडिएट की सनद हासिल किए थे, तो हिंदू कॉलेज होगी। यहाँ पर पूछा किस सन में मिर्ज़ा ने इंटरमीडिएट पास किया, तो उसके जवाब में जिक्र किया 1903 ईस्वी में। कितना में? 1903 ईस्वी में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब जो थे वो इंटरमीडिएट पास किए हिंदू कॉलेज से। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह ने जो जुडिशल इम्तिहान कब पास किया, तो उसके जवाब में जिक्र किया 1910 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने, तो उसके जवाब में जिक्र किया 1939 ईस्वी में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 7 नंबर सवाल है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह की शादी कब हुई, तो उसके जवाब में जिक्र किया 1908 ईस्वी में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह साहब की शादी हो गई थी उसके बाद अगला सवाल है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने कितने निकाह किए, तो उसके जवाब में है क्या है? 2 निकाह, ठीक है ना अगला सवाल मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ, तो इनका इंतकाल जो हुआ था, इनकी मौत हुई थी 1947 ईस्वी में इनकी मौत हुई थी। गोया कि आज़ादी का जब वक्त आया तो उसी वक्त इनका भी, यानी आज़ादी के साल में इनकी भी वफात हो गई उसके बाद 10 नंबर में जिक्र किया कि नज़ीर अहमद की कहानी किसने तहरीर की है, यानी जो आपके निसाब के अंदर जो आप देखते हैं कि नज़ीर अहमद की कहानी उसके लिखने वाले कौन है, उसके राइटर कौन है, उसके मुसन्निफ कौन है, तो उसके जवाब में जिक्र किया कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। चूँकि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने ही क्या किया है, नज़ीर अहमद की कहानी को आपके निसाब के अंदर तहरीर किया है, लिखा है आपके निसाब के अंदर जो शामिल है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ही का लिखा हुआ है। चूँकि वो जो लिखा हुआ नज़ीर अहमद की कहानी वो एक खाका है, जैसे कि आपको पता है कि आपकी किताब की जो शुरुआत हुई है वो खाका से हुई है, ठीक है ना। तो नज़ीर अहमद की कहानी जो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब जो पेश किए थे वो क्या एक खाका है बाबू,
खाका क्या चीज़ होती है, क्या खाका किसे कहते हैं, आपने माकबल वाले सबक के अंदर आपको पढ़ा दिया गया। तो उसी को कहा यहाँ पर देखिए 10 नंबर में कहा है कि 10 नज़ीर अहमद की कहानी किसने तहरीर की है, तो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह के जद अमजाद मिर्ज़ा अफजल बेग कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, मतलब इनका जो भी जद अमजद थे, इनके दादा जो थे, ठीक है ना, परदादा जो इनके दादा परदादा लोग जो थे वो कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, तो उसके जवाब में जिक्र किया बदख्शा। कहाँ से आए थे बाबू, बदख्शा से ये लोग हिंदुस्तान आए थे। 12 नंबर सवाल है कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई, तो उसके जवाब में क्या जिक्र किया कि दिल्ली के अंदर। कहाँ हुई थी इनकी पैदाइश, दिल्ली के अंदर हुई थी। अब अगला सवाल है 13 नंबर, उसको देख लेते हैं। 13 नंबर में जिक्र किया मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग किस सन में पैदा हुए, ठीक है ना, यानी इनकी पैदाइश से साल क्या है, किस सन में पैदा हुए थे, तो उसके जवाब में जिक्र किया 1885 ईस्वी में। कब पैदा हुए थे, 1885 ईस्वी में मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग पैदा हुए थे। 14 नंबर सवाल है कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के वालिदा का क्या नाम, वालिद का क्या नाम था। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग साहब जो थे, इनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था, तो उसके जवाब में जिक्र किया मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। क्या नाम था इनका, मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग इनके वालिद साहब का नाम था। 15 नंबर सवाल है कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की वालिदा का क्या नाम था, तो उसके जवाब में जिक्र किया मुशर्रफ जहां बेगम। क्या जिक्र किया, मुशर्रफ जहां बेगम इनकी वालिदा यानी इनकी माँ का नाम था। आरी बात समझ में। उसके बाद 16 नंबर में जिक्र किया कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की वालिदा के इंतकाल के वक्त फरहतुल्लाह की उम्र क्या थी, यानी फरहत हमने लिख रखा है, फरहतुल्लाह नहीं लिखा, ठीक है ना, हर जगह लिखना कोई ज़रूरी भी नहीं है, चूँकि इससे बात समझ में आई जा रही है। मिर्ज़ा फरहत बेग की वालिदा के इंतकाल के वक्त फरहतुल्लाह की उम्र क्या थी, तो उसके जवाब में जिक्र किया 10 दिन, यानी कि जब ये 10 दिन थे, 10 दिन ही के थे, तब तक इनके वालिदा इस दुनिया से चल बसी। अगला सवाल है कि 17 नंबर में कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की वालिदा के इंतकाल के वक्त किसने परवरिश की, यानी कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की वालिदा के इंतकाल के बाद किसने परवरिश की, तो उसके जवाब में जिक्र किया इनकी फूफी ने, ठीक है ना, यानी कि जब 10 दिन किए थे तो इनकी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। उसके बाद जाहिर सी बात है इनकी परवरिश का भी मसला है, तो इनकी परवरिश किसने की थी, तो इनकी जो फूफी थी वही इनकी परवरिश की थी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ तक हो गया 17 नंबर में, 17 नंबर तक तो कंप्लीट हो गया। तब अब 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर फिर हमने इधर लिख रखा है, चलिए देखते हैं कि 18 नंबर में लिख रखा है कि जिन्होंने फरहतुल्लाह बेग की परवरिश की थी उनका नाम क्या था, यानी कि जैसे कि आपको पता है ना कि इनकी वालिदा जब ये 10 दिन के थे तभी इस दुनिया से छोड़कर चल बसी, तो जो परवरिश की थी उनका नाम क्या था, तो उसके जवाब में जिक्र किया हुस्न जहां बेगम। क्या था बाबू, हुस्न जहां बेगम इनकी फूफी का नाम था। उसके बाद कहते हैं 19 नंबर में नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिर्फ से है, तो उसके जवाब में जिक्र किया खाका, यानी कि नज़ीर अहमद साहब जो थे इनका ताल्लुक जो था वो किस सिर्फ से था, खाका से था। आरी बात समझ में। तो उसके बाद अगला सवाल है कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे, यानी कि मिर्ज़ा, जैसे कि आपने किताब के अंदर भी पढ़ा है कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग और उसके बाद मियाँ दानी साहब मौलवी साहब के घर क्यों जाया करते थे, तो उसके जवाब में जिक्र किया पढ़ने के लिए। क्यों जाते थे बाबू, पढ़ने के लिए जाते थे, चूँकि आप जानते हैं कि उस ज़माने के अंदर जो भी यूनिवर्सिटियाँ थी या जो भी पढ़ाई के संस्था जो भी था, तो वहाँ पे मुस्तकिल तौर पे पूरी चीज़ें एक जगह पढ़ाई नहीं जाती थी, ठीक है ना। जिस तरह से आज का माहौल जो है, जिस तरह से आज हो चुका है, आज आप जहाँ भी पढ़ने के लिए जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो गया, आज का निज़ाम बदल चुका है, वहाँ एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिल जाती है। लेकिन पहले ज़माने में इस तरह से बहुत ज़्यादा तंगी थी, जिसकी वजह से नहीं मिलता था आदिवासी में, तो उनको अलग अलग किताबों को पढ़ने के लिए अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता था। उसी को ये लोग जिस स्कूल में तो पढ़ते ही थे, लेकिन जिस मदरसे में पढ़ते थे वहाँ तो पढ़ते ही थे, लेकिन शेर व शायरी पढ़ने के लिए ये कहाँ जाते थे, नज़ीर अहमद साहब के घर जाया करते थे, जिन्हें यहाँ कहा मौलवी साहब, ठीक है ना। मौलवी साहब का नाम क्या था, नज़ीर अहमद। आगे बढ़े, कोई दिक्कत। 21 नंबर में है कि किस अरबी शायर से मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी होगी। क्या कहता है सवाल कि किस अरबी शायर से मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई, तो उसके जवाब में जिक्र किया मुतनब्बी। क्या जिक्र किया बाबू,
मुतनबी। चूँकि आप जानते हैं कि अरब के अंदर एक शायर था जिसका नाम क्या था, मुतनबी, ठीक है ना। तो इसके कलाम के पढ़ाने के दौरान जो था ना, ये कौन है, मियाँ रजा साहब, जब इनके कलाम को पढ़े थे तो ऐसा लगा था कि नसर को नज़म कर दिए और शेर को नसर के अंदर कन्वर्ट कर दिए। मतलब इस तरह की ये बहुत ज़्यादा गलतियाँ किया करते थे। तो आप सबक के अंदर भी पढ़े हैं कि मौलवी साहब को इस तरह पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था जो इबारत को सही से नहीं पढ़ते थे। और ये जो मुतनबी है, जो शायर लोग जो है, इनका शेर जब अगर आदमी पढ़ता है ना तो दिमाग का आधा बत्ती हिल जाता है, क्योंकि ये लोग ऐसे ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं अपने शेर के दौरान जिसको कभी ने कानों ने कभी नहीं सुना और आंखों ने कभी देखा नहीं होगा। इस तरह का वर्ड ये लोग इस्तेमाल करते हैं। वजह यह है कि इन लोगों के पास इतना ज़्यादा इल्म था जिसकी कोई इंतहा नहीं है, ठीक है ना। चूँकि अरब के लोग थे और अरब के अंदर अरबी ही का रिवाज था, जिसके वजह से ये लोग अरबी के अंदर अपने शेर के अंदर अरबी का वो अल्फाज इस्तेमाल करते थे जिसको कभी कानों ने सुना नहीं और आंखों ने कभी देखा नहीं। इस तरह के ये वर्ड कुछ वर्ड इस्तेमाल करते थे। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर में कहते हैं कि फरातुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियाँ क्या करते थे, गलतियाँ करते थे तो उसके जवाब में जिक्र किया एराब की गलती करते थे। आ रही बात समझ में? सवाल क्या कहा बाबू कि फरातुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे, तो उसके जवाब में जिक्र किया एराब की गलती करते थे। तो हमने आपको सबक के अंदर भी पढ़ा दिया एराब की गलती क्यों होती है, यानी एराब क्या होता है। जैसे कि आप पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा कि ज़बर ज़ेर पेश ये सब क्या होता है, एराब होता है। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश की तनवीन, ये सब क्या होता है, ये एराब में से आता है। तो एराब की गलतियाँ आमतन उन्हीं लोगों की होती है जो सर्फ और नहव के अंदर क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। यानी जिनका सर्फ और नहव जिनका कमज़ोर होता है वो एराब के अंदर बहुत ज़्यादा गलती करेंगे। तो ठीक है ना। तो ये रहा नज़ीर अहमद की कहानी मिर्ज़ा फरातुल्लाह बेग, जो पहला नंबर सबक है जो आपके दरमियान सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पेश कर दिया गया। माखौल वाले सबक के अंदर हमने सब्जेक्टिव पेश किया था, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब पेश कर दिया। फिर इजाज़त दीजिए, हम मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर अख्ताम करते हैं। खुदा हाफिज़।